Hello students, how are you? I am Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to discuss exercise of chapter number 6. Right? Let's start with the question number 6.1. Copper can be extracted by a hydrometallurgy but not zinc. Explain. Right? हमें क्या एक्सप्लेन करना है? जो हाइड्रोमेटलर्जी है उसके थ्रू हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन जिंक को नहीं। उसका क्या रीज़न है? तो हाइड्रोमेटलर्जी में क्या करना होता है, तो हम जो भी हमारी ओर है, जो भी हमारा मेटल सॉल्ट है, उसका या तो हम सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं या तो फिर उसका मोल्टन स्टेट लेते हैं और उसमें से हम क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर इज वेरी लेस रिएक्टिव. It can be displaced from aqueous solution by various metal like zinc, iron, etc. Right? कि जो कॉपर है वो कैसी है, वेरी लेस रिएक्टिव है। तो उससे क्या हो जाएगा, तो अगर हम उसका सॉल्यूशन फॉर्म करें, सपोज वी फॉर्म और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट, तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से जो कॉपर है इजीली डिस्प्लेस हो जाएगी बाय जिंक और आयरन। सही है, क्योंकि ये जो कॉपर है वो बहुत ही क्या है, लेस रिएक्टिव है। उस वजह से जो भी मोर रिएक्टिव मेटल होगी वो उसे डिस्प्लेस कर सकती है सॉल्यूशन से और हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सही है। जबकि जिंक इज रिएक्टिव मेटल, इट कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम एक्वियस सॉल्यूशन इजीली। राइट, कि जिंक कैसी है, रिएक्टिव है, तो उससे अगर डिस्प्लेस करना चाहिए तो उससे भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल चाहिए। तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खुद से रिएक्टिव है। तो उसी वजह से क्या होगा कि जिंक सॉल्यूशन में से इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं होगी। तभी हम हाइड्रोमेटलर्जी के थ्रू सिर्फ कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पर जिंक को नहीं कर सकते। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.2. व्हाट इज द रोल ऑफ डिप्रेसेंट इन अ फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस? राइट, कि डिप्रेसेंट हम जो फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस है सल्फाइड और के लिए जो हम यूज करते हैं उसमें जो डिप्रेसेंट यूज करते हैं उसका यूज क्या होता है? तो ये डिप्रेसेंट कब यूज किया जाता है? तो हमें पता है फ्रूट फ्लोटेशन जो है मेथड वो किसके लिए यूज होती है, तो सल्फाइड कंटेनिंग ओर के लिए यूज होती है। सही है, सल्फाइड कंटेनिंग ओर के लिए क्या करते हैं हम, ये फ्रूट फ्लोटेशन मेथड यूज करते हैं। अगर वो हमारी ओर है उसमें सिर्फ एक सल्फाइड नहीं है लेकिन मिक्सचर ऑफ सल्फाइड है। सही है, व्हेन मिक्सचर ऑफ सल्फाइड ओर इज प्रेजेंट देन डिप्रेसेंट इज यूज्ड टू प्रिवेंट सम ऑफ द सल्फाइड फ्रॉम फॉर्मिंग फ्रूट। क्या होता है कि आप अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि सपोज हमारे पास क्या है, एक सल्फाइड ओर है। सही है, एक मिक्सचर है जिसमें दो सल्फाइड और प्रेजेंट है, एक तो लेड सल्फाइड है, दूसरा है जिंक सल्फाइड। अब अगर हमने उसमें से क्या डाला, तो सल्फाइड और के साथ हम ऐड करते हैं पाइन ऑयल और फिर क्या करते हैं, तो एयर को फ्लो करते हैं। एयर को ब्लो करने पर क्या हो जाएगा, तो फोम फॉर्म हो जाएगी। सही है, फ्रोथ फॉर्म हो जाएगी। तो ये जो फ्रोथ है, अगर यहाँ पे हमने डायरेक्ट इसमें पाइन ऑयल डाल दिया और क्या किया, एयर को ब्लो करवाया, तो क्या हो जाएगा, जो फ्रोथ फॉर्म होगी उसमें लेड सल्फाइड भी होगा और जिंक सल्फाइड भी होगा। ऐसे में तो हम जो हमारी और है उसे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर से वो तो मिक्सचर का मिक्सचर ही रह जाएगा। सही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, एक सब्सटेंस ऐड किया जाता है। जो सब्सटेंस ऐड करते हैं वो क्या करेगा, एक के साथ रिएक्ट करेगा और इनसॉल्यूबल कंपाउंड फॉर्म कर देगा, दूसरे के साथ वो रिएक्ट करेगा नहीं। सपोज कि हमने क्या ले लिया, लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड, उसके अंदर ऐड कर दिया हमने सब्सटेंस सोडियम साइनाइड। अब ये सोडियम साइनाइड क्या करता है, तो लेड सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जबकि वो जो जिंक सल्फाइड है उसके साथ क्या करेगा, वो वाटर सॉल्यूबल कंपाउंड फॉर्म कर देगा। अगर इसने वाटर सॉल्यूबल कंपाउंड जिंक के साथ फॉर्म कर दिया तो ये जिंक तो कहाँ पे रह जाएगा, हमारे एक्वियस मीडियम में रह जाएगा। जबकि जब हम पाइनॉल डाल के एयर को ब्लो करवाएंगे तो ये जो लेड सल्फाइड है वो क्या करेगी, फ्रोथ फॉर्म करेगी, जबकि ये जो जिंक सल्फाइड है वो फ्रोथ फॉर्म करेगी नहीं। तो उस तरह से हम दोनों को मिक्सचर में से अलग कर सकते हैं। किसकी वजह से, इस सोडियम साइनाइड की वजह से। तो ये जो सोडियम साइनाइड जिसे हमने ऐड किया है जो क्या करता है, किसी भी एक कंपाउंड का फ्रोथ फॉर्मेशन प्रिवेंट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, डिप्रेसेंट बोलते हैं। सही है,
तो मिक्सचर सल्फाइड ओर में से हमारी ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हमें डिप्रेशन यूज करना पड़ता है, ताकि किसी भी एक सल्फाइड ओर का वो फ्रोथ फॉर्म होने ना दे। आई बात समझ में? अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, एक्सरसाइज 6.3। Why is the extraction of copper from pyrites more difficult than that from its oxide ore through reduction? सही है। क्या बोला गया है कि अगर हमें डायरेक्ट क्या करना है, कॉपर पायराइट में से ओर बाहर निकालनी है तो वो डिफिकल्ट हो जाएगी एज कम्पेयर टू इट्स कॉपर ऑक्साइड से। ये कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन करना इजी है, जबकि कॉपर सल्फाइड का रिडक्शन करना इजीली नहीं है। पायराइट्स का मतलब क्या है, कॉपर सल्फाइड है। सही है। तो क्या होगा, अगर हम एलिंगम डायग्राम को देखें तो उसमें जो हमारी कॉपर ऑक्साइड की जो लाइन है वो कहाँ है, वो ग्राफ में सबसे ऊपर है। सही है कि एलिंगम डायग्राम में यहाँ पे हम डेल्टा जी लेते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर लेते हैं। तो ये जितनी सपोज के दो लाइन है, उसमें जो नीचे वाली लाइन है वो क्या कहलाएगी, तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी हैविंग हो जाएगी। तो जितना डेल्टा जी नेगेटिव होगा वो दूसरे का रिडक्शन इजीली कर सकती है। तो ऐसे जितनी भी लाइंस है उसमें जो सबके टॉप की ऊपर की लाइन है वो किसकी है, कॉपर ऑक्साइड की है। जो एलिंगम डायग्राम है उसमें जो कॉपर ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड लाइन इज ऑलमोस्ट एट द टॉप, ये सबसे ऊपर है। और जो सबसे ऊपर होता है वो उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स के थ्रू क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। सो इट इज क्वाइट इजी टू रिड्यूस ऑक्साइड ओर्स ऑफ कॉपर बाय अ कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्टली टू अ मेटल। सही है कि उसी वजह से वो इजीली क्या हो जाएगा, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू रिड्यूस हो जाएगा, जबकि जो कॉपर पायराइट्स है वो रिड्यूस होगा नहीं। नाउ exercise question number 6.4, explain zone refining and column chromatography, right? First start with the zone refining. This method is based on the principle that the impurities are more soluble in a solid state than molten state of the metal. सही है, मतलब जो इम्प्योरिटी है उसके सॉल्युबिलिटी पे ये हमारी जो जोन रिफाइनिंग है वो डिपेंड करती है कि जो हमारी इम्प्योरिटी है वो जो मेटल है उसमें सॉलिड स्टेट में ज़्यादा सॉल्युबल होती है एज कम्पेयर टू इट्स मोल्टन स्टेट। अ सर्कुलर मोबाइल हीटर इज फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ द रोड ऑफ द इम्प्योर मेटल। सही है, इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक अ वन रोड ऑफ इम्प्योर मेटल एंड वी हैव टू connect one mobile heater at the one end of that road, right? Then the molten zone moves along with the heater which is moved forward. सही है, हीटर की वजह से क्या होगा, तो जो हमारी इम्प्योर मेटल है वो मोल्टन फॉर्म में आती जाएगी, और जो मोल्टन रहेगा वो क्या होगा, जैसे जैसे हीटर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे। सही है, जैसे जैसे वो हीटर मूव करेगा तो जो हमारी मोल्टन जोन है हमारा वो भी क्या होगा, मूव करेगा। As the heater moves forward, the pure metal crystallize out the melt and the impurities pass on into a adjacent molten zone. क्या होगा, जब हीटर होगा तो हमारी जो मेटल है प्लस इम्प्योरिटी वो दोनों क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। अब क्या होगा, जो हीटर है उसके साथ इम्प्योरिटीज आगे मूव करेगी, जबकि ये जो मेटल है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी। सही है, मतलब पहले क्या हुआ, हीटर के साथ ये दोनों मेल्ट हो गए, फिर जैसे जैसे हीटर आगे जाएगा इम्प्योरिटीज उसके साथ आगे जाएगी इन द मोल्टन स्टेट, एंड जो ये क्रिस्टलाइज जो मेटल है वो क्या हो जाएगी, क्रिस्टलाइज हो जाएगी। द प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स एंड द हीटर इज मूव्ड इन द सेम डायरेक्शन। सही है, और ये प्रोसेस काफ़ी बार हम रिपीट करते हैं, 2-3 बार रिपीट करते हैं, ताकि जो भी इम्प्योरिटीज़ हो पूरी तरह से उसमें से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। एट वन एंड इम्प्योरिटीज़ के कॉन्सेंट्रेट, राइट, उससे क्या हो जाएगा कि जो हमारी रोड था, हमारा रॉड था, उसके ऊपर वो इम्प्योरिटीज़ एक एंड पे आ जाएगी। दिस एंड इज कट ऑफ, और लास्ट में क्या उसमें लास्ट में क्या करेंगे, उस एंड को हम कट कर देंगे। दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल फॉर द प्रोसीडिंग सेमीकंडक्टर्स एंड
प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर्स एंड अदर मेटल्स ऑफ वेरी हाई प्योरिटी, कि यहाँ ये जो मेथड है वो ज़्यादातर सेमीकंडक्टर्स के लिए यूज़ हम करते हैं, यूज़ करते हैं। और उससे जो मेटल होती है, फॉर्म होती है, वो हाई प्योरिटी की फॉर्म होती है। जैसे कि किसके लिए यूज़ किया जाता है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम जैसे मेटल के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये क्या है हमारा, एक जो है वो इम्प्योर मेटल का रोड है। ये पूरा क्या था हमारा, इम्प्योर मेटल का रोड था। उसके बाद ये जो है आप देख रहे हो वो क्या है, हमारे सर्कुलर फॉर्म में हीटर है, जो क्या है, मूव कर सकता है। अब क्या करेंगे, जैसे जैसे ये हीटर यहाँ से मूव करेगा तो वहाँ की जो मेटल और इम्प्योरिटीज़ है वो क्या होती जाएगी, मोल्टन फॉर्म में आती जाएगी। जैसे जैसे आप इसे आगे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारी मोल्ट फॉर्म में आ गई थी प्योर मेटल, वो फिर से क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाएगी। सही है। और ये जो क्रिस्टल्स है वो कैसे होंगे, प्योर क्रिस्टल होंगे। और साथ में जो इम्प्योरिटीज़ है वो आगे बढ़ती जाएगी। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इसकी डायरेक्शन हमने लेफ़्ट टू राइट करवा दी, तो ये इम्प्योरिटीज़ सारी हमारे राइट कॉर्नर पे इकट्ठा हो जाएगी। ये प्रोसेस हमने अगर 2 से 3 बार करवाई, सही है, हमने हर बार लेफ़्ट टू राइट इस हीटर को मूव करवाया, तो जो मेटल्स है वो प्योर क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगी, जो इम्प्योरिटीज़ है वो सारी राइट कॉर्नर पे आ जाएगी। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उसे यहाँ से कट कर देंगे। तो उसी तरह हम क्रिस्टल जो हमारी मेटल है उससे प्योर कर सकते हैं। सही है। तो एक हमारा जोन रिफाइनिंग क्या हो जाएगा, प्योरिफिकेशन का मेटल रिफाइनिंग हो गया हमारा बाय द जोन रिफाइनिंग। अब साथ में हमें बात करनी है कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। तो जो क्रोमेटोग्राफी है, इट इज़ बेस्ड ऑन द एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल। कोई भी तरह की पेपर क्रोमेटोग्राफी हो, कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो, गैस क्रोमेटोग्राफी हो, कोई भी क्रोमेटोग्राफी हो, इट इज़ बेस्ड ऑन द एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल। सही है, कि उसकी सरफेस पे जो कंपाउंड है वो एड्सॉर्ब होगा, डिसॉर्ब होगा, फिर अंदर जाएगा, बाहर आएगा। सही है। तो in the column chromatography, separation of a mixture carried out over column of the adsorbent packed in the glass tube। सही, एक ग्लास ट्यूब ली जाती है, उसके अंदर क्या करते हैं हम, एड्सोर्बेंट को, जो कि हमारा क्या है, स्टेशनरी फेस, उससे फिलअप कर देते हैं। सही है। फिर क्या करवाते हैं, और उसके ऊपर से हम मिक्सचर क्या करते हैं, पास करते हैं। द कॉलम इज फिटेड विद द स्टॉप कॉक एट द लोअर एंड। और ये जो ग्लास ट्यूब है उसके एक लोअर एंड पे क्या होता है, स्टॉप कॉक होता है। फ्रॉम द टॉप लिक्विड और मिक्सचर ऑफ लिक्विड इज अलाउड टू फ्लो टू द कॉलम स्लोली। सही है, कि जो कॉलम है उसमें से हम लिक्विड का जो मिक्सचर होता है उससे पास करते हैं स्लोली। डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन कंप्लीट सेपरेशन टेक प्लेस। कि ये जो हम मिक्सचर लिक्विड का पास कर रहे हैं उसमें से कोई लिक्विड जल्दी से एड्सॉर्ब डिस्टॉर्ब होगा, तो कोई धीरे धीरे होगा। तो उसी के रेट पे वो क्या हो जाएगा, जो सारा हमारा एड्सॉर्प्शन, जो डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन है उसके थ्रू ये जो हमारा लिक्विड था वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। द मोस्ट readily absorbed substance are retained near the top and others come down to various distance in the column। सही है, कि उसके एड्सॉर्प्शन के रेट के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट डिस्टेंस पे हमें कॉलम में पाए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारी है वो क्या है, ग्लास ट्यूब है, उसके नीचे एक हमने स्टॉप कॉक लगा दिया है। ये जो ट्यूब है उसके अंदर हमने एड्सॉर्बेंट यानी कि हमारा स्टेशनरी फेस फिलअप कर दिया है, वो एल्यूमिना या फिर सिलिका होता है ज़्यादातर। फिर उसके बाद क्या किया, तो हमने जो मिक्सचर था कंपाउंड का वो ले लिया, A+B+C, और उसके साथ हमने ऊपर क्या ले लिया, तो सॉल्वेंट ले लिया। अब क्या होगा, ये सॉल्वेंट के साथ ये मिक्सचर यहाँ से मूव करेगा। सही है, तो किसी का एड्सॉर्प्शन का रेट ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग पहले था ये मिक्सचर। अब क्या हो गया, तो A, B, C तीनों सेपरेट हो गए। तो ये हो गई हमारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ओके, बात करते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि है एक्सरसाइज 6.5। आउट ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एंड 673 केल्विन के। अगर हम 673 केल्विन पे बात करें, दोनों ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन अगर 673 केल्विन टेम्परेचर लिया हो तो दोनों में से कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। तो जो कार्बन है जब भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है तो वो क्या करता है, कार्बन
क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, या तो फिर कार्बन क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। और अगर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करवाया तो वो क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम एलिंगम डायग्राम की बात करें एट द 673 केल्विन, तो ये जो हमारी गिव्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन है ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर नेगेटिव। सही है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है किस में से, कार्बन मोनोऑक्साइड में से। कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में से कितने टेम्परेचर पे, 673 टेम्परेचर पे। उसके लिए जो डेल्टा जी फॉर्मेशन की वैल्यू है वो कैसी है, मोर नेगेटिव। सही है, जबकि उसी टेम्परेचर पे ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन वैल्यू है फ्रॉम द कार्बन, वो इसके कंपेयर में क्या है, लेस नेगेटिव है। जो ज्यादा नेगेटिव होगा इसके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा जी फॉर्मेशन वो क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव। और जो जितना नेगेटिव होगा वो इस अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। मतलब 673 केल्विन की बात करें तो हम ये एलिंगम डायग्राम के थ्रू ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6.6, नेम द कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एनोड मोड इन इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, व्हाई आर दे सो प्रेजेंट। सही है, तो एनोड मोड किसे बोलते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें पता है जो एनोड होता है वो क्या होती है, इम्प्योर मेटल होती है, और जो हमारा कैथोड होता है वो क्या होती है, प्योर मेटल होती है। तो यहाँ से जो इम्प्योर मेटल है वो ऑक्सीडाइज होके सॉल्यूशन में जाएगी और वहां से फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके प्योर फॉर्म में कैथोड पे चली जाएगी। तो यहाँ पे जो मेटल है वही सिर्फ ट्रांसफर होगी, लेकिन जो इम्प्योरिटीज हो वो नीचे रह जाएगी, और उसी इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं, एनोड मोड बोलते हैं। सही है, तो जब भी हम कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करें, उसका प्योरिफिकेशन करें, तो कौन सी मेटल एज अ एनोड मोड रह जाती है और वो क्यों रह जाती है वो हमें डिस्कस करना है। द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द एनोड मोड लाइक एंटीमनी, सिलेनियम, टेलुरियम, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। जो भी मेटल्स क्या है, लेस रिएक्टिव है, वो क्या होगी, एनोड मोड में प्रेजेंट होगी। क्यों, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, उस वजह से क्या होगा, ना ही elements are less reactive and not affected by Cu+2 ion and H2SO4 solution। क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिलअप किया गया होगा, या तो कॉपर के जो ये एनोड और कैथोड है तो उसके थ्रू जो Cu+2 आयन फॉर्म होगा वो किसी से भी अफेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि क्या है, लेस रिएक्टिव है तो जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, और उसी वजह से वो रिएक्ट ना करने की वजह से ना कोई कंपाउंड फॉर्म करेगी, और जो जैसी की जैसी है वैसे ही नीचे सेटल डाउन हो जाएगी एज अ एनोड मोड। सही है, तो जो लेस रिएक्टिव मेटल है कौन सी, एंटीमनी, सिलेनियम, टेलुरियम, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर सेटल डाउन एट under the anode as a anode mode, right, because they are less reactive. Now exercise 6.7, write chemical reaction taking place in the different zone in the blast furnace ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। सही है, कि जो हम एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन करते हैं उसमें जो डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट रिएक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग उसे डिफरेंट जोन में डिवाइड किया जाता है। तो वहां पे जो रिएक्शन होती है उसी के बारे हमें क्या करना है, तो उसे ही डिस्कस करना है जो हमारी केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट होती है। तो पहला होता है कंबसन जोन। In the lower part of the furnace, temperature is about 1500 to 1600 डिग्री सेल्सियस। के अगर आप ब्लास्ट फर्नेस की बात करें तो ब्लास्ट फर्नेस में क्या होगा, तो जो सबसे नीचे का पार्ट है, सबसे लोअर पार्ट है, वहां पे इतना टेम्परेचर होता है। इन दिस प्रोसेस कार्बन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट एयर। सही है, कि जो नीचे का सबसे नीचे का पोर्शन है, सबसे हमारा सपोज के ब्लास्ट फर्नेस हो गया। सही है, तो ये सबसे नीचे का जो पोर्शन है वहां पे टेम्परेचर कितना होगा, 1500 टू 1600 डिग्री सेल्सियस। और उसी पे क्या होगा, जो हमारा कार्बन है उसका कंबशन होगा और वो क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड राइज अपवर्ड्स एंड रिड्यूस टू कार्बन मोनोऑक्साइड विथ रेड हॉट
कोक। सही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, तो यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पे हमने क्या फिलअप किया होता है, कोक, तो उसके साथ वो क्या कर देगा, उसे रिड्यूस कर देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को में कन्वर्ट करेगा। सही है, फिर क्या हमारा, तो पहला हो गया हमारा कंबशन जोन। उसके बाद आता है रिडक्शन जोन। कंबशन जोन में क्या होता है कि कार्बन का कंबशन होता है। दूसरी चीज होती है रिडक्शन जोन। इन दिस जोन, in the uppermost part of the furnace, temperature is about 250 to 700 डिग्री सेल्सियस। सही है कि ये ब्लास्ट फर्नेस का सबसे ऊपर का पार्ट है, वो क्या होता है हमारा रिडक्शन जोन, और वहां पे टेम्परेचर कितना है 250 टू 700 डिग्री जितना टेम्परेचर होगा। सही है, इन दिस जोन मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेटल। जो हमारी मेटल ऑक्साइड है वो मेटल में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले क्या होगा, तो जो हमारा फेरस ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, वो क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ के थ्रू रिड्यूस होगा और फॉर्म करेगा फेरस ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड है, सही है, ये हमारा क्या है, फेरिक ऑक्साइड, उसमें से वो कन्वर्ट हो जाएगा फेरस ऑक्साइड में। फिर से क्या होगा, दूसरा जो हमारा ये फेरस ऑक्साइड को भी क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर रिडक्शन करेगा और साथ में क्या कर देगा हमारा, तो आयरन फॉर्म करेगा, और साथ में दोनों में क्या हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। आयरन फॉर्म इज कॉल्ड स्पॉन्जी आयरन। यहाँ पे जो आयरन फॉर्म होता है वो कैसा होता है, स्पॉन्जी आयरन। तो ये हो गया हमारा सेकंड रिडक्शन जोन, जहाँ पे हमारी मेटल है उसका रिडक्शन होता है और आयरन फॉर्म होता है। तीसरा है हमारा स्लैग फॉर्मेशन जोन, कि जहाँ पे क्या होगा, स्लैग फॉर्म होगा। स्लैग किससे फॉर्म होता है, तो जो हमारा गैंग होता है वो फ्लक्स पार्टिकल के साथ कंबाइन होके क्या फॉर्म करता है, स्लैग फॉर्म करता है, तो वहां पे स्लैग का फॉर्मेशन होगा। इन द सेंट्रल जोन टेम्परेचर इज 800 टू 1000 डिग्री सेल्सियस। के ये जो बीच का पोर्शन आ गया, सही है, नीचे में क्या हो गया, कार्बन का कंबशन, ऊपर क्या हो गया, मेटल का रिडक्शन, और ये जो बीच वाला जोन है वहां पे क्या होगा, तो स्लैग फॉर्मेशन होगा, जहां का टेम्परेचर होता है 800 टू 1000 डिग्री सेल्सियस। लाइमस्टोन प्रेजेंट इन द चार्ज डिकम्पोज। सही है, वहां पे क्या होगा, पहले तो हमने ड्यूरिंग रिएक्शन जो हमारा फर्नेस है, ब्लास्ट फर्नेस, उसमें लाइमस्टोन ऐड किया होता है। वो लाइमस्टोन क्या हो जाएगा, तो 1000 डिग्री पे डिकम्पोज हो जाएगा और फॉर्म करेगा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2। अब ये क्या करेगा, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है एक्ट एज अ फ्लक्स, कि कैल्शियम ऑक्साइड एज अ फ्लक्स एक्ट करेगा, और साथ में जो हमारी आयरन ऑक्साइड था उसके साथ सिलिका की इम्प्योरिटी होगी, जो कि क्या है, गैंग। तो वो जो फ्लक्स है गैंग के साथ कंबाइन होके क्या फॉर्म कर देगा, स्लैग फॉर्म कर देगा। सही है, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो फ्लक्स प्लस गैंग इट गिव्स स्लैग। सही है, और स्लैग में क्या होगा, तो कैल्शियम सिलिकेट फॉर्म होगा, CaSiO3 फॉर्म होगा। सही है, तो ऐसे स्लैग फॉर्मेशन होगा कहाँ पे, तो हमारे स्लैग फॉर्मेशन जोन में, जहाँ वो कहाँ पे है, बीच में आया हुआ है। सही है, और चौथा होगा हमारा मेल्टिंग जोन। मेल्टिंग जोन क्या होगा, जस्ट अबाउ द कंबशन जोन टेम्परेचर इज नियरली टू 1200 टू 1500 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा कंबशन जोन है उसके ऊपर का जो पार्ट है वहां पे टेम्परेचर 1200 से 1500 होगा। द स्पॉन्जी आयरन मेल्ट्स एंड 1300 एंड कलेक्ट एट बॉटम ऑफ द अर्थ। के वहां पे क्या हो जाएगा, जो हमारा स्पॉन्जी आयरन फॉर्म हुआ है रिडक्शन के थ्रू, वो क्या कर देगा, तो मेल्ट हो जाएगा, और जो हमारी फर्नेस है वहां बॉटम में चला जाएगा। उसी मोल्टन आयरन के ऊपर क्या हो जाएगा, तो स्लैग फॉर्म हो जाएगा। सही है, क्योंकि स्लैग भी कौन से फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में, और उसका लाइट वेट होने की वजह से वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। हमारा जो मोल्टन आयरन है उसके ऊपर क्या करेगा, फ्लोट करेगा। सपोज कि हमारा, जैसे कि हमने बात की फर्नेस है, तो यहाँ नीचे के पोर्शन में हमारा क्या होगा, मोल्टन आयरन होगा। सही है, और उसके ऊपर क्या होगा, ये तो स्लैग होगा। सही है, क्योंकि उसके लाइट में, अब ये आयरन है वो नीचे से यहाँ से हम निकाल लेंगे और स्लैग को यहाँ से निकाल लिया, तो ऐसे दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे उसके होल से, रिस्पेक्टिव होल से। सही है, तो ये हो गया हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन बाय द ब्लास्ट फर्नेस। सही है, और जो एक्सट्रैक्शन होता है उसमें ब्लास्ट फर्नेस में 4 जोन होते हैं। पहला जोन होता है कंबशन जोन। सही है, उस कंबशन जोन में क्या होगा, तो कंबशन जोन में
जो कार्बन है वो कम्बस होगा। दूसरा होता है हमारा रिडक्शन जोन, उसमें मेटल का रिडक्शन होगा। तीसरा होगा स्लैग फॉर्मेशन जोन, जहां पे स्लैग फॉर्म होगा और गैंग पार्टिकल स्लैग के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। और चौथा होता है हमारा मेल्टिंग जोन, जहां पे हमारा जो स्लैग और आयरन है वो दोनों मेल्टेड फॉर्म में होंगे और सेपरेट अपने रिस्पेक्टिव होल से रिमूव हो जाएंगे। सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.8 की। राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड। कि जो जिंक ब्लेंड है उसमें से अगर हमें जिंक का एक्सट्रैक्शन करना हो तो उसके लिए जो रिएक्शन कैरिड आउट होगी वो हमें लिखनी है। सही है। तो जिंक ब्लेंड मतलब क्या हो जाएगा, तो जिंक सल्फाइड को बोलते हैं हम जिंक ब्लेंड। तो जिंक ब्लेंड में से जिंक को कन्वर्ट करने के लिए जो रिएक्शंस है वो इस तरह से होगी। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो यहाँ पे सल्फाइड ओर है तो कॉन्सेंट्रेशन किसके थ्रू हो जाएगा, फ्रूट फ्लोटेशन के थ्रू। मीन्स जिंक ब्लेंड कैन बी concentrate by the fruit flotation method. After that it's a sulfide ore, so we have to use roasting method to convert it into a oxide form. राइट मीन्स एक कॉन्सेंट्रेट और फिर रोस्टिंग के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो जिंक सल्फाइड था वो ऑक्सीजन के, क्योंकि जो रोस्टिंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होती है, तो रोस्टिंग के साथ रिएक्ट करके वो क्या करेगा, जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। देन the reduction of zinc oxide to zinc by the coke at above 1673 केल्विन। उसके बाद क्या होगा, कोक के प्रेजेंस में जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन होगा और जिंक फॉर्म होगा। सही है। फिर लास्ट में उसका क्या करना होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 1673 केल्विन है, उस वजह से हमें जो जिंक मिलेगा वो किस फॉर्म में होगा, वेपर फॉर्म में होगा। फिर उसका आता है प्योरिफिकेशन। तो प्योरिफिकेशन हम कैरिड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू भी, और दूसरा डिस्टिलेशन के थ्रू भी उसे कैरिड आउट कर सकते हैं। सही है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या करेंगे, तो हम जो प्योर जिंक है उसे एज अ कैथोड और जो इम्प्योर जिंक है उसे एज अ एनोड लेंगे और इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे ZnSO4 का। तो एनोड पे क्या हो जाएगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और इट विल zinc converted into zinc plus 2 and donate 2 electron. At cathode zinc accept that 2 electron and converted into a zinc again। सही है। एनोड पे जो जिंक होगा वो क्या होगा, इम्प्योर जिंक होगा, और जो कैथोड पे जिंक फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, प्योर फॉर्म में जिंक होगा। सही है ना। यहाँ ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होगा, तो हमने ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज किया था, तो वो भी क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके जिंक फॉर्म कर रहा होगा। उसी वजह से हमें जिंक का सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है उसे टाइम टू टाइम ऐड करते रहना होगा। सही है। तो ऐसे हम जिंक सल्फाइड में से जिंक को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके। Now exercise 6.9 state the role of silica in the metallurgy of copper। जो कॉपर मेटलर्जी है, मतलब जो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर है उसमें सिलिका का क्या रोल होता है वो हमें देखना है। ड्यूरिंग द मेटलर्जी ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइड्स द रोल ऑफ सिलिका इज। क्योंकि हम कॉपर को किस में से गेन करते हैं, कॉपर पाइराइड्स में। तो कॉपर पाइराइड क्या होता है, तो CuFeS2 को क्या बोलते हैं हम, कॉपर पाइराइड। तो कॉपर पाइराइड में से जब हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं तब सिलिका का जो रोल होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टू कन्वर्ट आयरन सल्फाइड टू आयरन ऑक्साइड। कि यहाँ पे आयरन सल्फाइड भी तो होगा, तो उससे वो किस में कन्वर्ट कर देगा, आयरन ऑक्साइड में। और दूसरा जो आयरन ऑक्साइड मेन रोल उसका क्या है, तो जो ये आयरन ऑक्साइड फॉर्म हुआ होगा उसके साथ जो सिलिका है वो क्या करेगी, इनसॉल्यूबल आयरन सिलिकेट फॉर्म करेगी, उसे स्लैग के फॉर्म में रिमूव कर देगी। किसे, आयरन को, क्योंकि हमें तो सिर्फ कॉपर चाहिए। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये हो गया हमारा कॉपर पाइराइड CuFeS2। उसका क्या करेंगे हम, पहले तो रोस्टिंग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड में और क्यूप्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, रिमूव। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रोस्टिंग रिएक्शन हो गई। सही है। तो पहले हमने उसका कॉन्सेंट्रेशन कर दिया, उसके बाद हमने रोस्टिंग किया। अब रोस्टिंग के बाद क्या आता है, रिडक्शन। तो ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होगा, तो ये जो FeO फॉर्म हो रहा है वो क्या हो जाएगा, तो हमारे तो सिर्फ कॉपर चाहिए, तो एज ए गैंग वर्क करेगा। सही है। जो आयरन ऑक्साइड है वो एज अ गैंग वर्क करेगा। तो उसमें जो सिलिका हमने ऐड की है वो क्या करेगी, एज अ फ्लक्स वर्क
करेगी। ये जो आयरन ऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा, बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, एसिडिक फ्लक्स ऐड कर दिया, किससे, सिलिका को। तो ये जो सिलिका है वो आयरन ऑक्साइड के साथ तो क्या फॉर्म कर देगी, आयरन सिलिकेट फॉर्म कर देगी, मतलब कि स्लैग फॉर्म करेगी। और जो स्लैग होगा वो क्या हो जाएगा, तो इंसॉल्युबल होगा इसमें। उस वजह से हम स्लैग को क्या कर सकते हैं, इजीली रिमूव कर सकते हैं। मतलब जब भी हमें कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है तो सिलिका हम क्या किस लिए यूज करते हैं, तो कॉपर पाइराइट्स में आयरन भी प्रेजेंट होता है और उस आयरन की इम्प्योरिटी को स्लैग के फॉर्म में रिमूव करने के लिए हम एज अ फ्लक्स सिलिका का यूज करते हैं। आई बात समझ में ना। Exercise question number 6.10. What is the meant by the term chromatography? Chromatography क्या है, सही है। The term chromatography is derived from Greek word chroma. ये जो chromatography टर्म है वो कहाँ से आई है, ग्रीक वर्ड पे से। ग्रीक वर्ड कौन सा, क्रोमा, जिसका मीनिंग होता है कलर। क्रोमा का मीनिंग क्या होता है, कलर। एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग, कि कलर की राइटिंग की वजह से जो क्रोमेटोग्राफी आया है वो किस वजह से आया है एक्चुअली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमेटोग्राफी यूज की गई थी जो प्लांट पिगमेंट्स थे उसे सेपरेट करने के लिए। तो प्लांट पिगमेंट्स कैसे होते हैं, तो कलरिंग होते हैं, सही है। प्लांट पिगमेंट्स किसे बोलते हैं, जो कलरिंग सब्सटेंस है उसे तो पिगमेंट बोलते हैं हम। तो उसको सेपरेट करने के लिए ये मेथड यूज किया गया था, उसी वजह से उसे क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। क्योंकि क्रोमा का मीनिंग भी क्या होता है, कलर, और पिगमेंट्स भी कैसे होते हैं, कलरिंग। तो उसी वजह से आ गया उसका नाम क्रोमेटोग्राफी। ना क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एड्सॉर्प्शन। वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, तो एड्सॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। हमने बात की थी कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है, तो ये सपोज कि कोई सरफेस हो गई तो उस पे क्या करेगा, तो हमारा जो कोई भी सब्सटेंस अगर पास करो तो उसके ऊपर वो गैस हो या लिक्विड हो, तो यहाँ पे वो एड्सॉर्ब होगा, फिर बाहर आएगा, डिसॉर्ब होगा, फिर से एड्सॉर्ब होगा, फिर से डिसॉर्ब होगा। तो ऐसे ऐसे करके वो क्या करेगी, आगे बढ़ते जाएगी। तो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर गेट एड्सॉर्ब्ड डिफरेंटली ऑन द एब्जॉर्बेंट। कि सपोज कि हमने 3 यहाँ पे ले लिए डिफरेंट कंपाउंड, तो एक स्पीड से एड्सॉर्ब डिसॉर्ब होके आगे चला जाएगा, एक धीरे धीरे एड्सॉर्ब डिसॉर्ब होके जाएगा, एक उससे भी धीरे 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 जाएगा। तो ऐसे उसके एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन की जो टाइमिंग है तो उसके अकॉर्डिंग उसे हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, सही है। तो ये एड्सॉर्प्शन पे क्या करती है, डिपेंड करती है। क्रोमेटोग्राफी यूज फॉर द एनालाइजिंग और सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस, लिक्विड्स और डिसॉल्व सब्सटेंस, सही है। वो किसके लिए यूज की जाती है, तो गैसियस पार्टी के लिए भी यूज की जाती है, लिक्विड के लिए भी यूज की जा सकती है। और अगर कोई सॉलिड है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे अप्रोप्रिएट हमें सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना पड़ेगा और डिसॉल्व सब्सटेंस हो जाएगा, उसके बाद भी हम उसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, सही है। तो ये हो गया हमारा क्रोमेटोग्राफी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 6.11। What criteria is followed for the selection of the stationary phase in chromatography? कि जो हमारी क्रोमेटोग्राफी है उसमें जो स्टेशनरी फेज है वो उसके सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है उसकी बात करनी है। तो पहले बात कर लेते हैं स्टेशनरी फेज क्या होता है। तो जैसे कि हमने बात की कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन पे वो डिपेंड करती है। अब उसमें क्या हो जाएगा, तो एक सब्सटेंस हो जाएगा जिसके ऊपर ये क्या होगी, प्रोसेस होगी एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन की, उसी को बोलते हैं हम स्टेशनरी फेज और उसे हम बोल सकते हैं एड्सॉर्बेंट। उसे क्या बोल सकते हैं हम, एड्सॉर्बेंट। जिसके ऊपर ये एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन की प्रोसेस होगी उसे क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज या एड्सॉर्बेंट। और यहाँ से अगर हम जो कोई मिक्सचर लिक्विड गैस का पास आउट करें उसे क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेंट, सही है। उसे क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेंट। वो क्या होता है हमारा मोबाइल फेस, वो क्या होता है हमारा मोबाइल फेस। मतलब कि अगर क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो हमें 2 फेस नेसेसरी है। एक तो स्टेशनरी फेस क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा है, एक जगह फिक्स है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेस। जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन की प्रोसेस होगी उसे क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेंट। और दूसरा होता है हमारा मोबाइल फेस जो कि जो हमारा स्टेशनरी फेस है उसके ऊपर मूव करेगा, सही है, उसे बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। अब ये जो स्टेशनरी फेस है उसे सिलेक्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया है वो हमें देखना है।
In the chromatography, the stationary phase depends on the different adsorption power of the component of the mixture to be separated. कि यहाँ पे हमने जैसे कि बात की, जो स्टेशनरी फेज है यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है, एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है, सही है। तो जो एड्सॉर्प्शन रेट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो उसी के पावर पे कि वो कौन से सब्सटेंस को ज़्यादा एड्सॉर्ब करेगा, कौन से को कम एड्सॉर्ब करेगा, तो ये जो एड्सॉर्बिंग पावर है वो डिफरेंट डिफरेंट एड्सॉर्बिंग पावर पे क्या हो, ऐसे सब्सटेंस को हमें एज अ स्टेशनरी फेज सिलेक्ट करना चाहिए, ताकि क्या हो जाएगा, तो उस मिक्सचर को हम सेपरेट कर सके। अगर वो सारे सब्सटेंस को एक जैसा ही एड्सॉर्ब डिसॉर्ब करता होगा तो हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हम जनरली सिलिका जेल एंड द एल्यूमिनिया आर यूज्ड एज अ स्टेशनरी फेज, सही है। तो हमें सिलिका और एल्यूमिनिया को एज अ स्टेशनरी फेज ज़्यादातर यूज़ करते हैं, सही। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा एक्सरसाइज 6.112, डिस्क्राइब अ मेथड फॉर द रिफाइनिंग निकल। सही है कि निकल का अगर रिफाइनिंग करना हो, प्योरिफिकेशन करना हो, तो उसके लिए कौन सी मेथड यूज़ की जाती है। तो अगर निकल का रिफाइनिंग करना है तो उसके लिए यूज़ की जाती है वेपर फेज रिफाइनिंग, सही है। क्या यूज़ किया जाता है उसके लिए, वेपर फेज रिफाइनिंग। अब वेपर फेज रिफाइनिंग के हमने दो एग्जांपल लिए थे, एक तो कौन सा, मोन्ड प्रोसेस एंड वन आर्कल प्रोसेस, सही है। तो जो मोन्ड प्रोसेस है उसके थ्रू निकल का रिफाइनिंग किया जाता है, प्योरिफिकेशन किया जाता है। तो ये जो मोन्ड प्रोसेस है इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ वेपर फेज रिफाइनिंग, कि यहाँ पे क्या किया जाता है, उसका नाम ही सजेस्ट करता है वेपर फेज रिफाइनिंग, मतलब हमें हमारे कंपाउंड को वेपर फेज में कन्वर्ट करना है, देन उसका प्योरिफिकेशन करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मोन्ड प्रोसेस में इम्प्योर निकल इज ट्रीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, उसे किसके साथ ट्रीट किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सही है। तो ये हमारा इम्प्योर मेटल हो गया, उसको हमने ट्रीट कर दिया किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, एट द 60 to 80 डिग्री सेल्सियस, सही है। 60 to 80 डिग्री सेल्सियस पे हमने अगर इम्प्योर निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट करवा दिया तो वो क्या करेगा, वॉलेटाइल निकल कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म करेगा। इसने क्या किया, तो निकल कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म किया, वो क्या होगा, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मीनिंग क्या होता है, जो भी सॉलिड इजीली कन्वर्ट हो जाए वेपर में, सही है। जो भी लिक्विड कंपाउंड इजीली, लिक्विड या हम ये भी बोल सकते हैं सॉलिड, जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसे बोल सकते हैं वॉलेटाइल कंपाउंड। तो जो ये निकल कार्बोनाइल है वो क्या होगा, वॉलेटाइल कंपाउंड होगा। और जब वो वॉलेटाइल कंपाउंड वेपर फेज में चला जाएगा तो उसे क्या करेंगे हम, तो 180 डिग्री तक हीट देंगे। मतलब एक बार ये कहाँ पे हमने हीट दी, कितने तक, 180 तक। तो पहले ये क्या हो जाएगा, निकल कार्बोनाइल वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद वो फिर से डिकम्पोज होके निकल और किस में आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो ये जो निकल यहाँ पे मिलेगा वो कैसे फॉर्म में होगा, प्योर, क्योंकि जो ये हमारा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो कौन फॉर्म करेगा, सिर्फ निकल फॉर्म करेगा, उसकी इम्प्योरिटीज कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करती है, तो वही की वही रह जाएगी। और ये कंपाउंड फॉर्म कर दिया और उसे फिर से डिकम्पोज कर दिया, तो जो निकल मिलेगी वो कौन सी होगी, प्योर, क्योंकि हमारी इम्प्योरिटी तो पहले ही यहाँ पे छूट गई थी। तो ये हो गई हमारी निकल के रिफाइनिंग की प्रोसेस, उसे क्या बोलते हैं हम, मोन्ड प्रोसेस बोलते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6.13, how can you separate alumina from silica in a bauxite ore associate with the silica? Give equation if any. Alright, जो अगर हमें एल्यूमिना जो कि बॉक्साइट में प्रेजेंट है उसके साथ, बॉक्साइट में एल्यूमिना के साथ कौन सा प्रेजेंट होगा, सिलिका, सही है। तो अगर हमें एल्यूमिना और सिलिका को सेपरेट करना है तो कैसे सेपरेट करेंगे, उसके लिए अगर कोई इक्वेशन हो तो वो हमें लिखना है, सही है। तो एल्यूमिनिया कंटेमिनेट विद द सिलिका इज प्योरिफाइड बाय 2 मेथड्स, सही है, कि अगर एल्यूमिना में सिलिका प्रेजेंट है तो उसे रिमूव करने के लिए हम 2 डिफरेंट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। पहले तो होगा है हमारी बेयर्स प्रोसेस, सही है। बेयर प्रोसेस में क्या होगा, इन दिस प्रोसेस एल्यूमिना इज ट्रीटेड विद अ हॉट कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ NaOH, सही है। जो एल्यूमिना है उसे हमें क्या करना है, तो हमारे NaOH के साथ, कॉस्टिक सोडा के साथ हमें उसे उसके अंदर डिसॉल्व करना है। तो जब अगर हम एल्यूमिना जो कि
सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्या है, कंटामिनेटेड है, उसके अंदर NaOH ऐड करेंगे, उसका सॉल्यूशन ऐड करेंगे, मतलब वाटर भी आ गया, तो क्या हो जाएगा, जो ये हमारा एल्यूमिनियम है वो सोडियम NaOH के अंदर डिसॉल्व करते ही एक सॉल्यूबल कंपाउंड फॉर्म करेगा। क्या करेगा, वो सॉल्यूबल कंपाउंड फॉर्म करेगा। जबकि जो सिलिकेट है वो क्या करेगा, इनसॉल्यूबल कंपाउंड फॉर्म करेगा। मतलब कि हमने जो बॉक्साइड ओर थी जिसके अंदर एल्यूमिना भी था और सिलिकॉन भी था, सिलिका भी था, उसे हमने क्या किया, NaOH के अंदर डाल दिया। तो क्या होगा, ये जो NaOH है उसके साथ हमारा एल्यूमिना सॉल्यूबल कंपाउंड फॉर्म करेगा। जबकि जो हमारा SiO2 है उसके साथ जो NaOH है वो क्या करेगा, हमारा इनसॉल्यूबल कंपाउंड फॉर्म करेगा। अगर एक सॉल्यूबल हो गया, एक इनसॉल्यूबल रह गया, तो हम उसे इजीली क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेट कर सकते हैं। मीन्स द इनसॉल्यूबल मटेरियल्स आर रिमूव्ड बाय द फिल्ट्रेशन एंड Al2O3 इंटू XH2O मीन्स हमारा जो एल्यूमिना है वो इस प्रेसिपिटेट बाय ट्रीटिंग द सॉल्यूशन विद द CO2 गैस। सही है, हमने पहले क्या किया, तो इसका फिल्ट्रेशन किया ताकि ये जो इम्प्योरिटीज़ थी, इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी थी, वो वहाँ से क्या हो गई, रिमूव हो गई। और फिर इस सॉल्यूबल के लिए हमने क्या किया, तो साथ में CO2 ऐड कर दिया। सही है, जो हमारा फिल्ट्रेशन के बाद ये सॉल्यूबल हमारा फिल्ट्रेट बच गया, उसके अंदर से हमने क्या किया, CO2 पास किया, तो फिर से जो हमारा Al2O3 था वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा। मतलब कि इस तरह से हम बेयर प्रोसेस के थ्रू एल्यूमिना और सिलिका को सेपरेट कर सकते हैं। दूसरी प्रोसेस हमारी सब्वेक्स प्रोसेस, उसमें क्या होगा, इन दिस प्रोसेस दिस ओर इज मिक्स्ड विद द कोक एंड हीटेड एट 1800 डिग्री इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। इसमें क्या होता है, तो हमें जो हमारी ओर है उससे 1800 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन के साथ क्या करना है, हीट करना है, ताकि जो एल्यूमिना है वो एल्यूमिनियम नाइट्रेट फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म करेगा, एल्यूमिनियम नाइट्रेट फॉर्म। तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये एल्यूमिना हो गया, उसके साथ ये कोक जो हमने लिया था, मतलब के कार्बन, प्लस साथ में क्या ले लिया हमने, नाइट्रोजन, तो ये फॉर्म कर देगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड। और साथ में क्या हो जाएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। अब साथ में क्या है, तो हमारे एल्यूमिना के साथ सिलिका भी है, तो ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा, इस कोक के थ्रू रिड्यूस हो जाएगा और फॉर्म कर देगा सिलिका, SI फॉर्म कर देगा। सही है, और ये जो है वो 1800 डिग्री तक हम ले जा रहे हैं, तो उस टेम्परेचर पे ये क्या है, वॉलेटाइल है। मतलब वहाँ से वो जो हमारा मिक्सचर है वहाँ से में वॉलेटाइल होकर वेपर फॉर्म में वो निकल जाएगा बाहर। तो उस तरह से हम हमारे एल्यूमिना और हमारे सिलिकॉन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सकते हैं। सही है, अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो है 6.14, गिव एग्जाम्पल्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। सही है, जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग है उसके लिए हमें उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, हमें डिफरेंट एग्जाम्पल देने हैं। सही है, तो ये दोनों मेथड यूज किस लिए की जाती है, तो अगर हमारी कॉन्सेंट्रेट ओर है, सही है, अगर हमारी कॉन्सेंट्रेट ओर है उसे अगर हमें हमारे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, या तो हम रोस्टिंग यूज़ करते हैं या तो फिर कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग कब यूज़ की जाती है और कैल्सिनेशन कब यूज़ की जाती है उसकी हम बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम कैल्सिनेशन की। तो कैल्सिनेशन क्या है, तो कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट्स एंड द हाइड्रेट्स ore into their respective oxide by a heating in the absence of air below its melting point is called a calcination। सही है, क्या जब हमारी ओर है उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बोनेट ओर हो या फिर हाइड्रेट ओर हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमने ओर्स देखी थी। सही है, ऑक्साइड ओर भी होती है, सल्फाइड ओर भी होती है, कार्बोनेट होती है, हाइड्रोक्साइड वाली ओर होती है। तो उसमें जब कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड वाली, हाइड्रेट वाली ओर हो तो उसे अगर हम क्या करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करेंगे। कब तक हीट करना है, बिलो इट्स अ मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारी कार्बोनेट या हाइड्रेट ओर है वो कन्वर्ट हो जाएगी ऑक्साइड में, और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। मतलब कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस जो एब्सेंस ऑफ एयर में होती है, और कितना हीट करना है, तो बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, उसे बोलते हैं कैल्सिनेशन। एक एग्जांपल ले लिया हमने कि ZnCO3 है, सही है, उसे हमने हीट किया तो क्या हो जाएगा, वो Zn ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में फॉर्म कर देगा वो कार्बन डाइऑक्साइड। सही है, एक दूसरा एग्जांपल ले लिया, ये हमारी ओर हो गई कैल्शियम कार्बोनेट इंटू
मैग्नीशियम कार्बोनेट, उसे अगर हमने हीट किया तो वो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर देगी। मतलब कार्बोनेट वाली जो ओर है उसे हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और साथ में हमें मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा, उसी को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। जबकि हमारा रोस्टिंग क्या होगा, द कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड ओर बाय द हीटिंग एन ओर बिलो and or below its melting point in excess of air is called the roasting। सही है, जो कैल्सिनेशन था वो एब्सेंस ऑफ एयर था, जबकि यहाँ पे हम एक्सेस ऑफ एयर यूज कर रहे हैं। सही है, यहाँ पे किसका कन्वर्जन होगा, तो सल्फाइड ओर। जब भी सल्फाइड ओर यूज करेंगे और उससे सल्फाइड को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे तो उससे बोलेंगे रोस्टिंग। कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट वो करते हैं तो उससे बोलते हैं कैल्सिनेशन। सही है, तो एग्जांपल एक ले लेते हैं हम। अगर जिंक सल्फाइड है उसको हम प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करेंगे तो वो क्या कर देगा, जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव करेगा, तो ये हो गया हमारा रोस्टिंग। लेड सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन तो वो फॉर्म करेगा लेड ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, उससे बोलेंगे हम रोस्टिंग। सही है, मतलब कैल्सिनेशन में क्या होता है, कार्बोनेट कन्वर्ट होती है ऑक्साइड में, रोस्टिंग में होता है सल्फाइड कन्वर्ट होता है ऑक्साइड में। कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर होती है और रोस्टिंग में एक्सेस ऑफ एयर यूज होती है। जो कैल्सिनेशन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है, जबकि रोस्टिंग में सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव होता है। सही है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है 6.15। हाउ इज कास्ट आयरन एंड डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन। सही है, हमने टाइप्स ऑफ आयरन पढ़े थे, उसमें देखा था कि आयरन के वैसे तो 3 टाइप है, लेकिन हमें यहाँ पे डिफरेंट किसका बताना है, कास्ट आयरन एंड पिग आयरन का। तो पिग आयरन क्या होता है, पिग आयरन इज इम्प्योर आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस नोन एज अ पिग आयरन। के ब्लास्ट फर्नेस में से जो इम्प्योर आयरन फॉर्म होता है वैसे क्या बोलते हैं, पिग आयरन बोलते हैं। सही है, it contains 4 to 5% carbon along with the some phosphorus, sulfur, silicon, manganese impurities। कि ये इम्प्योर है क्यों, तो उसके अंदर 4 to 5% कार्बन प्रेजेंट है, उसके अलावा उसके अंदर फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, मैंगनीज ऐसी इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है। तो ऐसे इम्प्योर आयरन को जो ब्लास्ट फर्नेस के दौरान फॉर्म होता है उसे बोलते हैं पिग आयरन। सही है, तो उसका ज्यादातर यूज नहीं होता है। जबकि जो कास्ट आयरन है वो क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय अ मेल्टिंग पिग आयरन विथ स्क्रैप आयरन एंड कोक यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट। सही है, कि जो ये हमारा पिग आयरन मिला उसको हमने कोक और स्क्रैप आयरन के साथ हीट करके मोल्ड कर दिया। सही है, उसे हमने मेल्ट करके मोल्डन फॉर्म में ले आए तो उसे बोलते हैं हम कास्ट आयरन। उसमें क्या होगा, तो इट कंटेन्स अ लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन। जो पिग आयरन था उसमें 4 to 5% ऑफ कार्बन की इम्प्योरिटीज थी और अदर भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज थी। जबकि जो कास्ट आयरन होता है उसमें वो कार्बन की इम्प्योरिटी घट के हो जाती है 1.8 to 3% जितनी, और बाकी की इम्प्योरिटीज भी रिमूव हो जाती है। तो ये कास्ट आयरन का हम यूज करते हैं, लेकिन उसका बहुत ज्यादा वेट होता है, वो हेवी वेट होता है, तो उस वजह से उसका और थोड़े से दोनों ही जो है कास्ट आयरन और पिग आयरन वो दोनों ही कैसे है, थोड़ा सा ब्रिटल होते हैं, उस वजह से उनका यूज थोड़ा सा कम होता है। तो ये होगा या हमारा एक्सरसाइज 6.15 तक कंप्लीट हो गया। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल द क्वेश्चंस। इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी बाय द कमेंट। ओके, थैंक यू।